क्या बजट में ऐसा लाया जाए जो विपक्ष को अच्छा लगे। इस बार तो शेयर बाजार ने भी बता दिया कि इस बजट को शेयर बाजार को भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह के बजट की जरूरत थी, वो बजट तो दूर दूर तक नहीं दिखा। आजकल सरकार का नया फैशन हो गया है, हर चीज में विकसित भारत जोड़ दो। सरकार की आमदनी तब बढ़ सकती है अगर देश में कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़े, इस देश के जो धन कुबेर हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स बढ़े। तो विकसित भारत में ग्राम में सरकार चाहती है कि बेरोजगारी छाई रहे। मेडिकल हब बनाने का, हर जिला में अब जो है एडवांस्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। और दिल्ली में एम्स की क्या स्थिति है, इस पूरे जाड़े में किस तरह से बाहर लोग पड़े रहते हैं, वो देख रहे हैं। भाई जमीन भी 1 रुपए में दे दीजिए, टैक्स भी ना लीजिए, तो पूरा देश को ही बेच दीजिए, तो पूरे देश को ही दे दीजिए। पढ़ाने के लिए तो कुछ तो करना होगा, उस निवेश बढ़ेगा तब तो रोजगार आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय बजट के पेश होते ही सत्ता और विपक्ष में एक जुबानी जंग सी शुरू हो गई। ये हर बार होता है, जब जब बजट आता है सरकार खूब वाहवाही लूटती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। हमारे साथ इस वक्त विपक्ष के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपांकर जी, ऐसा क्यों होता है जब जब बजट सरकार लाती है तब तक विपक्ष उस पर केवल प्रहार करता है? आखिर क्या बजट में ऐसा लाया जाए जो विपक्ष को अच्छा लगे? सवाल से विपक्ष का नहीं है। देखिए, सरकार तो कहती है कि देखिए शेयर बाजार में जबरदस्त बजट का स्वागत हुआ। इस बार उल्टा है। इस बार तो शेयर बाजार ने भी बता दिया कि इस बजट को शेयर बाजार को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस बार मामला ये है, एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कबूल किया काफी आर्थिक संकट है गहरा, पूरे विश्व परिस्थिति भी बहुत जटिल है और हमारा जो देश का रुपया है उसका वैल्यू लगातार घट रहा है। तो वैसे में जिस तरह के बजट की जरूरत थी, वो बजट तो दूर दूर तक नहीं दिखा। आजकल सरकार का नया फैशन हो गया है, हर चीज में विकसित भारत जोड़ दो, और विकसित भारत कब बनेगा? 2047 में बनेगा। तो बजट तो बन रहा है 2026 में। तो आज की बात करो, सरकार अभी कह रही है कि हमने घाटा कम कर दिया, राजकोषीय घाटा जो है, घाटा हमने कम किया। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने खर्च कम कर दिया। अब आप आमदनी बढ़ाना नहीं चाहते। सरकार की आमदनी तब बढ़ सकती है अगर देश में कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़े, इस देश के जो धन कुबेर हैं उनके ऊपर कुछ टैक्स बढ़े। तो ये सुपर रिच के ऊपर, इस देश के बड़ी कंपनी वालों के ऊपर टैक्स अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, और आमदनी ना बढ़ा करके खर्च अब घटाते जा रहे हैं। अब देख लीजिए, अभी जो कानून खत्म कर दिया गया मनरेगा और नया कानून लाया गया ग्राम जी, उसके लिए जो आवंटन है सरकार कहती है जी राम जी ने, हम तो उसको ग्राम जी कहते हैं। तो राम जी वो महात्मा गांधी बनाम राम करना चाहते हैं, तो जी राम का मतलब हुआ ग्राम। तो विकसित भारत में ग्राम में सरकार चाहती है कि बेरोजगारी छाई रहे। तो इसमें जो आवंटन है पिछले साल से कम 50,000 करोड़ कम। तो ये जो 125 दिन काम देने की बात कर रहे हैं, इसमें तो 50 दिन भी काम नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इस देश के तमाम जो पर्यावरण का सवाल है, पीने का पानी आप देख लीजिए उसका क्या स्थिति है, आप हवा की क्या स्थिति है। तो किसी भी जो जरूरी सवाल है उसके ऊपर कहीं कोई खर्च बढ़ नहीं रहा है, खर्च लगातार घट रहा है। और खर्च घटा करके ये सरकार जो है वाहवाही लेना चाहती है कि हमने घाटा कम रखा है। ये पूरा बजट एकदम फ्लॉप बजट है। अर्थव्यवस्था को लेके कहा जा रहा है कि जो है काफी मजबूत करने वाला बजट है। बिहार को अभी इसमें बहुत सारी चीजें मिली है। गंगा किनारे इंडस्ट्री लगाने की बात की जा रही है। ये बात तो कुछ भी कर दीजिए, इंडस्ट्री तो जिस दिन लगे तब तो हम बताएंगे हाँ इंडस्ट्री लग रहा है। अभी तो इंडस्ट्री के नाम पर सरकार पूरा भूमि अधिग्रहण में लगी हुई है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर कहीं कोई भूमि माफिया पर कार्रवाई नहीं है। कहीं भी जहां जमीन के ऊपर सच में बड़े लोग कब्जा करके बैठे हैं उनके ऊपर नहीं है, गरीबों को उजाड़ने का काम चल रहा है। अब उसी को, ये जो बुलडोजर चल रहा है, उसी को बता रहा है कि अब रोजगार आने वाला है, कारखाना लगने वाला है। वो तो भविष्य की बात है। अभी अगर आवंटन आपका घट जाएगा मनरेगा जैसे कानून में, तो बिहार में तो सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है। नहीं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाया गया है, उसमें मजबूती देने की बात की गई है। लगा दिया है 12 लाख करोड़ रुपए। नहीं, वो तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आप देख लीजिए कि देश का जो हमारा जीडीपी है उस हिसाब से अगर देखिए तो ना तो आप हेल्थ में खर्च कर रहे हैं, ना आप एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खर्च, उसमें भी धीरे धीरे अब कटौती हो रही है, उस पर वो बढ़ नहीं रहा है।
और सबसे बड़ा सवाल है इस समय जो देश में रोजगार का इतना बड़ा संकट है, उसमें जो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होगा अच्छा खासा? कहां से आत्मनिर्भर होगा? आपने तो पूरा कर रखा है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। तो आत्मनिर्भरता के लिए तो जरूरी था कि देश में जो डिफेंस फैक्ट्रीज है उसकी क्षमता बढ़ती। वहां भी आप निजीकरण करते जा रहे हैं। तो कहीं ये आत्मनिर्भरता, ये सब देखिए अब एक तरह से जुमला बन गया, आत्मनिर्भर विकसित भारत। राशि तो बढ़ाई गई सबसे ज्यादा। उसका तो पिछले, अगर जितने राशि बढ़ाई गई, पिछले बार का कितना खर्च हुआ अब देख लीजिए। पिछले बार का जो बजट एस्टिमेट था और जो खर्च हुआ है, कई मामले में तो खर्च ही कम हुआ है। इसीलिए इस समय जब बढ़ाया जाता है तो उसको लेकर के हल्ला होता है। लेकिन अगर देश में सच में कोई काम होता, दिखता, वो दिख नहीं रहा है कहीं भी ना। 3 बड़ी घोषणाएं की गई मेडिकल हब बनाने का। हर जिला में अब जो है एडवांस्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे, आयुष संस्थान पूरे देश में 3 एम्स बनाए जाएंगे। अभी तो जो एम्स दिल्ली में है, जितने भी एम्स की बात करें लोग दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में एम्स की क्या स्थिति है, इस पूरे जाड़े में किस तरह से बाहर लोग पड़े रहते हैं, वो देख रहे हैं। आप हॉस्टल की बात कर रहे हैं, हॉस्टल तो चाहिए, प्राइवेट हॉस्टल पर तो कोई रेगुलेशन नहीं है। सरकारी हॉस्टल जहाँ सुरक्षित हो, तो सरकारी हॉस्टल लाया गया ना। तो कहाँ ला जा रहा है? पहली बात तो आप रेगुलेशन लाइए। सरकारी हॉस्टल भी नहीं बना रहे हैं, प्राइवेट हॉस्टल भी जो है, अभी पटना में जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, चाहे वो शंभू हॉस्टल वाली घटना लीजिए, परफेक्ट हॉस्टल वाली घटना लीजिए, तो हर जगह पे स्थिति बनी हुई है। तो कहने के लिए अभी आप जलमार्ग की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तक रेल जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वही तो आप देख लीजिए, जलमार्ग की बात हो रही है। तो आपको कुछ एक साल पहले आपको पता होगा कि किस तरह से घोषणा हुई थी कि पूरे बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक वो बिलास पूरा क्रूज चलेगा। चला क्या? ये घोषणाएं हो जाती है, अब घोषणा के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कोई नई घोषणा होगी। इस घोषणा का क्या असर हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, तो बिल्कुल आपको दिखेगा कि जीरो है। ये सरकार शुरू से ही कर रहा है। हैंडलूम और सेमीकंडक्टर पर सरकार का बड़ा फोकस है। कहने के लिए बहुत सारे मामलों में वो फोकस की बात कर रहे हैं, लेकिन हर फोकस बेसिकली फोकस जो है प्रचार पर है। प्रचार पर फोकस है, बाकी आप किसी चीज पर कोई फोकस नहीं है। विदेश सच में कोई फोकस होता तो कुछ रिजल्ट भी तो दिखता। पढ़ाई की आप लोग लगातार बात करते हैं, विदेश में पढ़ाई सस्ती होगी। विदेश में पढ़ाई सस्ती होगी, आप देश में क्या, विदेश में कौन कितने लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं? तो देश के अंदर इस समय आप VBA बिल ला रहे हैं, जो पूरे उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें निजीकरण कर रहे हैं। देश में पढ़ाई महंगी हो रही है और देश में बच्चे जो है उच्च शिक्षा से बाहर हो रहे हैं, और आप विदेश की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बंगाल के बारे में अगर बात करें, बंगाल में चूंकि चुनाव भी है, हालांकि चुनाव तो और भी राज्यों में, लेकिन बड़ा फोकस है बंगाल का चुनाव। जब चुनाव होता है उस पर ही फोकस आ जाता है। लेकिन बिहार के चुनाव से पहले देखिएगा, में तो बहुत कुछ डायरेक्टली फायदा नहीं दिया गया बंगाल को। नहीं तो वो कह रहे हैं बजट वंदे भारत स्लीपर चलाएंगे, बंगाल से असम को जोड़ेंगे, यही सब बातें होती। बिहार का चुनाव था, चुनाव से पहले कह दिया गया कि जनगणना जो है जाति आधारित जनगणना होगी। और अब जब जनगणना का समय आ गया है, अब देख रहे हैं वहां कोई जाति की बात ही नहीं हो रही है। तो चुनाव से पहले उस राज्य को केंद्र में रख करके बहुत सारी घोषणाएं होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो रिजल्ट है इस समय पूरे देश में, वो कहीं भी इस बजट में ना तो किसान, ना गरीब, ना मजदूर, ना छात्र, किसी के लिए कहीं कोई अच्छी बात नहीं। केवल विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है कि मतलब सच में आप लोग को लगता है? मतलब बिल्कुल विरोध करने के लिए कहाँ विरोध? हम कहीं, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, शेयर बाजार तो कोई माले का नहीं है ना। तो शेयर बाजार की प्रतिक्रिया से तो इस बार देश को पता चल गया कि ये बजट जो है वो सबको निराश किया है, क्योंकि विरोध करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो है कि आप आमदनी बढ़ाइए और जरूरी खर्च बढ़ाइए। तो आमदनी भी नहीं बढ़ा रहे हैं और खर्च घटाते जा रहे हैं। आमदनी आत्मनिर्भरता की तरफ, आत्मनिर्भरता नहीं, इस देश में आमदनी कैसे बढ़ेगी? इस देश में आप कंपनी वालों के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाइए। इस देश के धन कुबेरों के ऊपर आर्थिक विषमता बढ़ते जा रही है। तो इस देश में जो वो सेक्शन है टॉप 1% से लेकर के टॉप 10% तक, जिनके हाथ में देश की पूरी संपत्ति है इस समय, लेकिन उनके ऊपर कर कम है। पूरा टैक्स कहां से आ रहा है? टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है GST से। इनकम टैक्स का भी जो आता है वो भी जो सैलरीड मिडिल क्लास है वो दे रहा है, इस देश के धनी लोग नहीं दे रहे हैं। तो टैक्स में आप कोई रैशनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। और टैक्स नहीं बढ़ा करके तो आपकी आमदनी जब नहीं बढ़ेगी,
जीएसटी में भी आप जो सुधार किए, जीएसटी भी आपका बढ़ा नहीं है, क्योंकि उत्पादन अगर नहीं बढ़ेगा, लोगों के जेब में पैसे नहीं आएंगे, लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, तो जीएसटी कहां से आएगा? टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा कैसे, उद्योग कैसे लगेंगे? वही उद्योग क्यों नहीं, उद्योग वो पैसे से कोई उद्योग लग रहा है, कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट का करप्शन बढ़ रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं। सवाल है कि उद्योग बढ़े, लेकिन इस देश में जो सबसे कॉर्पोरेट सेक्टर धनी, उनके पास सबसे ज्यादा, अब अदानी को देख लीजिए कि एक रुपए में जमीन मिलती है, किसी और को मिलती है क्या? तो कॉर्पोरेट ये तो नीति है बिहार सरकार की, कोई भी अगर उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा तो कॉर्पोरेट तो आप दे रहे हैं, कॉर्पोरेट को तो आप एक रुपए में जमीन दे रहे हैं, कॉर्पोरेट को आप 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं, और टैक्स, भाई जमीन भी 1 रुपए में दे दीजिए, टैक्स भी डाल दीजिए, तो पूरा देश को ही बेच दीजिए, तो पूरे देश को ही दे दीजिए। बढ़ाने के लिए तो कुछ तो करना होगा, उस निवेश बढ़ेगा तब तो रोजगार आएगा। उस निवेश से रोजगार तो आ ही नहीं रहा है। निवेश के नाम पर आप दरअसल उनके तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए, लूट के लिए पूरी छूट दे रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने इस पूरे बजट को कहा है कि बंगाल के लिए सौतेला बजट है, हम्टी डम्टी वर्ड का भी यूज किया है। वो निश्चित तौर पर बंगाल के लोग उसको देख लेंगे बजट में क्या है। हम तो कह रहे हैं कि देखिए पूरे देश में, हम तो कहेंगे बंगाल बिहार अलग अलग करके अगर नहीं भी देखिए, इस देश के अगर मजदूरों के लिए जरूरी था सबसे ग्रामीण रोजगार, उसमें आवंटन कम कर दिया, शिक्षा में स्वास्थ्य में खर्च अपने कम कर दिया, वो तमाम जो कल तक बात करते थे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आजकल वो सब बात सुनाई नहीं देती है। स्वच्छ भारत, उसकी बात नहीं सुनाई दे रही है। तो ये जो पूरे देश में जितने भी इससे पहले घोषणाएं हुई थी वो सब खत्म। पीएम इंटर्नशिप, वो पीएम इंटर्नशिप में कहा लोगों को क्या इंटर्नशिप मिला और कितने इंटर्न को रोजगार मिला। तो पुराने बजट को देख लीजिए, करना ही चाहिए कि जब भी कोई नया बजट हो उसमें उलझने से पहले पिछले 4 साल 5 साल 10 साल के बजट उन नारों को याद कर लेना चाहिए। और जैसे आप याद करेंगे तो आपको दिखेगा कि हर बजट में कुछ नया जुमला है। अभी आजकल नया जुमला आ गया है विकसित भारत, अभी आजकल आ गया है कि हम पूरे देश में। लेकिन दीपांकर सर, कई इकोनॉमिस्ट हैं जो इस बजट को लेकर कह रहे हैं कि ये लोक लुभावन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस बजट का असर दिखाई देगा। तो आने वाले समय में अब तो कह रहे कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो अब हम 22 साल बाद की बात करें, वो कौन कब है, वो आने वाला समय कब है? और आने वाला समय में अगर दिखाई देगा तो 14 से लेकर के 25-26 तक 12 साल तो बीत गया है, क्या असर दिखाई दिया? इसलिए हमें लगता है कि कुछ लोग तो हमेशा ही कहेंगे सरकार के पक्ष में खड़े होकर के उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है, जमीनी हकीकत क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, वो जरूरी बात है। और वो जरूरी बात अगर आप देखेंगे कि देश में मध्यम वर्ग तक, इस देश में इस बार के बजट में जो खास बात है, इससे पहले मध्यम वर्ग में थोड़ी खुशी रहती थी, आज इस देश में पूरे के पूरे मध्यम वर्ग के लोग भी मायूस है, निराश है। अंतिम के 2 सवाल हैं। कल बिहार का बजट पेश होना है, काफी उम्मीदें हैं लोगों को, नई सरकार बहुत बृहद मेजोरिटी से चुन के आई है, आप लोगों को क्या? नहीं, अभी तो देखिए बृहद मेजोरिटी के बाद क्या हुआ, बजट में क्या होगा तो आने पर देखेंगे। लेकिन जो 2 चीज जमीन पर दिखाई दे रही है वो बेहद पूरे खतरनाक है। एक, आप कहते थे कि सुशासन है, आप कहते थे कि बिहार में महिलाएं लड़कियां जब मर्जी बाहर निकले घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके से हिंसा हत्या बलात्कार की बाढ़ सी आ गई है, तो ये महिलाओं के ऊपर हमले इतने तेज क्यों हो गए? दूसरा, बुलडोजर, पूरा बिहार में उसको बुलडोजर राज की प्रयोगशाला। हाईकोर्ट के माननीय न्यायालय का क्या मतलब, ये जो पूरे गरीबों को अतिक्रमणकारी कह देना, गरीबों का सरकार की तरफ से नहीं कहा जा रहा है ना सर, ये तो कोर्ट के आदेश से। कोर्ट और सरकार की तो मिली भगत है, कोर्ट और सरकार में मिली भगत है, सबको एक ही तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट के कोई भी नीति पसंद ना हो इस देश में तो सरकार उसके ऊपर कानून बना देता है। तो कोर्ट ने तो कहीं सरकार को कानून बनाने से कोर्ट ने तो रोका नहीं है। बिहार में तो कानून था 1947-48 से बना हुआ कि गरीब जहां बसे हुए हैं उनको उनका बंदोबस्त कर दो, वो कहा क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो सरकार तो अपनी नीति को भी लागू नहीं, और कोर्ट कहीं भी नई नीति बनाने से सरकार को रोकेगा नहीं। तो कोर्ट का एक तरीके से बहाना बना करके, कोर्ट के आड़ में सरकार अगर जनता को लूटना शुरू कर दे, दबाना शुरू कर दे, तो सरकार के का क्या मतलब है? बिहार का बजट आएगा उसके बाद भी आप लोग तो बिहार का बजट देखेंगे, बिहार का बजट देखेंगे कि बिहार के बजट में जो बिहार की मांग है, बड़ी बड़ी बात तो किए थे कि हम इतना रोजगार देंगे, हम यहाँ महिलाओं के लिए कि अगर कुछ अच्छी चीजें होंगी तो दीपांकर भट्टाचार्य अच्छी चीज कभी भी देश में कहीं भी कोई अच्छी चीज है उसका कौन क्यों नहीं स्वागत। स्वच्छ भारत का नारा हमने कभी विरोध किया था?
कोई भी नारा दे दीजिए, अच्छा नारा हो, काला धन खत्म करेंगे। हमने कभी विरोध किया कि नहीं काला धन साहब खत्म नहीं करना चाहिए। तो कोई भी अच्छी बात हो, अच्छे दिन भी आपने कह दिया, तो कोई अच्छी बात का हम विरोध नहीं करते, लेकिन अगर अच्छी बात का अगर परिणाम अगर दिखेगा कि बहुत ओछा परिणाम है, तो उसका तो विरोध करेंगे ही। ठीक बात है। एक अंतिम सवाल, बंगाल में इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? बंगाल में देखिए, इस समय तो बिहार के बाद बंगाल में भी SIR चल रहा है, और बंगाल का SIR बिहार से भी खराब है। बिहार से भी खराब है। बिहार में तो जो नाम काटे गए सो काटे गए, बंगाल में 58 लाख के नाम कटे, लेकिन 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस थमाया गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को नोटिस थमाया गया, और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। तो इसलिए 14 फरवरी तक फाइनल लिस्ट आनी थी। मुझे नहीं मालूम 14 फरवरी तक फाइनल लिस्ट आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, और उस लिस्ट में कितने लोगों के नाम कटेंगे, एक तो बड़ा सवाल है। दूसरा, बंगाल में इस पूरे चुनाव से पहले जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश है, एक हेमंत विश्व शर्मा असम में है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि 5 लाख बंगाली मुसलमानों का नाम काट दो, उनको प्रताड़ित करो। बंगाल में जो बीजेपी के बड़े नेता है वहां शुभेंदु अधिकारी, जो पहले तृणमूल में होते थे, वो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करो। तो बंगाल के चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, लोग वोट डाल सके, और भाजपा की ये जो पूरी कोशिश है, साजिश है बंगाल को हड़पने की, ये साजिश पर रोक लगे। हम लोग इसके लिए नहीं, वहां हम लोगों की ये कोशिश होगी कि पिछले एक चुनाव से तो बंगाल में एक भी विधायक नहीं है वामपंथियों का। हमारी कोशिश ये होगी कि भाजपा का कब्जा ना हो बंगाल में, और वहां वामपंथियों की ताकत बढ़े, तीसरी ताकत भी मजबूत हो, ताकि बंगाल के अंदर जो सवाल है वहां, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे रोजगार के मोर्चे पर हो, उस पर लोग और बेहतर ढंग से लड़ सके। चलिए, तो थे हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य सर, और साफ तौर से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बंगाल में क्या कुछ तैयारी है उस पर भी विस्तार से बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।